स्वागत है आप सभी का लक्ष्य आरएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है फॉर्मली औपचारिक तौर पे वो 1885 में कांग्रेस के गठन के साथ में होती है। लेकिन कांग्रेस के गठन से पहले भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, राजनीतिक संस्थाएं थी जो भारत में राजनीतिक सुधारों का काम कर रही थी, जो भारत में राजनीतिक जनचेतना एवं राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करने में जुटी हुई थी। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे लिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है, उन कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हम देख लेते हैं जो कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का काम कर रही थी। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो देख लेते हैं अपन। पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारतीय क्वेश्चन को डिस्कस करना था, भारत में सुधारों को डिस्कस करना था और भारत के लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना था। तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में भारतीयों के लिए काम कर रहा था। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। अगला ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1870 में स्थापित किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के जो फाउंडर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता शुरू किया था। अगला ऑर्गेनाइजेशन इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई और इसके जो फाउंडर थे वो थे शिशिर कुमार घोष। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस भारत में कहीं ना कहीं राजनीतिक जनचेतना एवं राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करने में लगे हुए थे। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं। मद्रास में मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ 1884 में और इसके जो फाउंडर थे वो थे एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदा चार्लू। ये मद्रास में थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई 1885 में, इसके जो फाउंडर थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। तो ये कुछ प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे। प्रीलिम्स के हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ रीजनल प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि भारत में राजनीतिक जनचेतना एवं राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करने में लगे हुए थे। कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस थे। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को आवश्यकता महसूस होती है 1885 में इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी लीडर्स थे उन्हें आवश्यकता महसूस होती है एक अखिल भारतीय संगठन का उदय और स्थापना करने की। तो इसी के साथ 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि अखिल भारतीय संगठन था उसकी स्थापना होती है और 1885 से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का औपचारिक तौर पर शुरुआत की जाती है। देखते हैं आगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो होता है 28 दिसंबर 1885 को। इसके जो फाउंडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर। ये रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को उस समय के जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो भी उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे, उनको संगठित किया और एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। इसी अखिल भारतीय संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन औपचारिक तौर पर शुरू होता है। तो देखिए, जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है, स्थापना होती है, इसकी स्थापना एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है, जिन्होंने उस समय के तत्कालीन जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्हें इकट्ठा किया और एक संगठन की स्थापना की। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ ही यह भी क्लियर कर दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पूर्ण रूप से राजनीतिक संस्था होगी। यहां पर केवल राजनीतिक आइडियाज को ही डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ यह भी क्लियर किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होंगे वो हर साल कन्वीन किए जाएंगे और वो भी डिफरेंट लोकेशंस पर कन्वीन किए जाएंगे। भारत में डिफरेंट लोकेशंस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशंस कन्वीन किए जाएंगे ताकि अलग अलग जगह पर लोगों को
जुटाया जा सके और लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जा सके। इसी उद्देश्य के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर साल अलग अलग जगह पर हुए। ठीक है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ गठन जो हुआ वो एक इंडियन सिविल सर्वेंट जिनका नाम था, ब्रिटिश थे ये, एओ ह्यूम, उनके द्वारा किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। ध्यान से समझिएगा, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। ये जो थ्योरी दी गई थी, इस थ्योरी के जो जनक थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को लेकर एक प्रोमिनेंट थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। यह थ्योरी किस तरह से दी गई जरा समझते हैं। जिस तरह से प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है और सेफ्टी वॉल्व का काम क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कुकर के अंदर उस एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देना और प्रेशर को बनाए रखना, प्रेशर कुकर के अंदर के प्रेशर को बनाए रखना और एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देना। उसी तरह लाला लाजपत राय के हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया है एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर। यह सेफ्टी वॉल्व एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व बताया जो भारतीयों में उस समय पैदा हो रहे असंतोष, द्वेष एवं रोष को रिलीज करने के काम में आएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को एक ऐसा सेफ्टी वॉल्व कहा जो कि भारतीयों में उस समय पैदा हो रहे रोष, असंतोष एवं देश की भावना को रिलीज करने के काम में आएगा। तो ये प्रोमिनेंट थ्योरी जो दी गई थी, ध्यान रखें आप लोग, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, और इस थ्योरी के जनक थे लाला लाजपत राय। तो शुरू से ही मैंने आपको बताया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था वो भारत में लोगों का राजनीतिकरण करना था, भारत में लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था और भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय करना था। ये कुछ प्रोमिनेंट उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। और मैंने ये भी डिस्कस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वो अलग अलग जगह पर कन्वीन किए गए ताकि हम मासेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था एग्जिस्ट करती है ये मैसेज दे सकें और उसके उद्देश्य के बारे में भी लोगों को जागरूक कर सकें। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अलग अलग जगह पर रखे गए। तो हम प्रथम अधिवेशन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 1885 में बॉम्बे में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72 डेलीगेट्स के द्वारा यह सेशन अटेंड किया गया माय डियर। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो उस समय के प्रोमिनेंट लीडर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में टोटल 9 प्रपोजल्स के ऊपर चिंतन किया गया था, 9 प्रपोजल्स रखे गए थे, 9 प्रस्तावों को रखा गया था जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ था। इन 9 प्रस्तावों में से हालांकि कोई भी प्रस्ताव किसानों और मजदूरों से संबंधित नहीं था। और यह जो हुआ था ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एट बॉम्बे में हुआ। ये सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये था प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स ने इस सेशन को अटेंड किया। ठीक है, अगला सेशन देख लेते हैं। 1886 में दूसरा सेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो है दादा भाई नौरोजी बिकेम द फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी प्रेसिडेंट बने। अगला सेशन जो तीसरा सेशन हुआ 1887 में मद्रास में होता है। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कहलाए। 1888 में जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो इलाहाबाद में होता है। इस सेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की और जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने। 1889 का सेशन बॉम्बे में होता है और बॉम्बे में इस सेशन की अध्यक्षता जिसने की वो थे विलियम वेडरबर्न ने बॉम्बे सेशन की अध्यक्षता की जो कि 1889 में हुआ। फिर से देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट सेशन। ये जो प्रारंभिक सेशंस हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आपको। 1890 का जो कलकत्ता सेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं फिरोज शाह मेहता। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो था वो था कि कंदामिनी गांगुली जो कि
कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट थी कंदामिनी गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को संबोधित किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को कंदामिनी गांगुली ने संबोधित किया था? तो वो था 1890 का कलकत्ता सेशन, जिस सेशन को कंदामिनी गांगुली ने एड्रेस किया था, संबोधित किया था। ठीक है, और कंदामिनी गांगुली ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ग्रेजुएट थी। तो ये था 1890 का कलकत्ता सेशन, जो कि फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में कन्वीन किया गया कलकत्ता में। ठीक है, फिर से देखिए, अब कुछ और सेशंस हुए, लेकिन हम इंपॉर्टेंट सेशंस को ही डिस्कस करेंगे। 1896 का जो कलकत्ता सेशन हुआ, 1896 में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस सेशन का था, वो था कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम को पहली बार, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम को पहली बार 1896 के कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए 1905 का बनारस सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ये 1905 का जो बनारस सेशन होता, उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में। तो 1905 में बनारस सेशन होता है, और बनारस सेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया और उसके फेवर में एक रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, 1905 में उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन किस वजह से? जो बंगाल का विभाजन था उसके फैसले के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन भारत में चल रहा था। तो कांग्रेस ने 1905 के बनारस सेशन में बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट को अपनाया और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट प्रदान किया बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन इट्स फेवर। इसके फेवर में एक रेजोल्यूशन पास करके स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1906 में जो सेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और इस सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए, और ये 4 रेजोल्यूशंस किस किस चीज के बारे में थे उसे समझे। स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी का बाइकआउट करना है, स्वराज की डिमांड करनी है, और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है। 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए, और किस किस के ऊपर पास किए गए? स्वदेशी, बाइकआउट, स्वराज और नेशनल एजुकेशन के ऊपर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ही हुआ था। अब देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में मतभेद पैदा होना शुरू हो गए थे। और उन मतभेदों के चलते 1907 का जो सूरत सेशन हुआ था, उन मतभेदों के चलते 1907 में जब सूरत सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की, उस सेशन में कांग्रेस का फॉर्मली 2 पार्ट में डिवीजन हो जाता है। कांग्रेस 2 विंग्स में बाइफरकेट हो जाता है, दैट इज मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथी और नरमपंथी। कांग्रेस 2 भागों में टूट जाती है, गर्मपंथी और नरमपंथी में। और यह कब होता है? यह सूरत सेशन 1907 का, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें कांग्रेस 2 भागों में, फॉर्मली 2 भागों में टूट जाती है। एक ग्रुप ऑफ लीडर्स वो था जिसके लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एटसेट्रा, और उनको कहा गया गर्मपंथी। और जो अदर ग्रुप ऑफ लीडर्स था, जो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, वो वाला जो ग्रुप कहलाया, वो नरमपंथियों का ग्रुप कहलाया। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस फॉर्मली 2 विंग्स में टूट जाती है। इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस कांग्रेस के हमने देखे। आगे देख लेते हैं। 1911 का कलकत्ता सेशन, 1911 का कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस सेशन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसी सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन भारत का बाद में राष्ट्रीय गान बना। तो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है, पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। ठीक है,
1916 का लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ सेशन होता है 1916 में। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। ये सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेशन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की। इस सेशन में क्या होता है आप ध्यान से समझिए। जो 1907 में कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी, अब वापस नरमपंथियों और गर्मपंथियों का विलय होता है, यूनिफिकेशन होता है 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में। और किसके एफर्ट्स की वजह से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स से गर्मपंथियों और नरमपंथियों का एक बार फिर दोबारा विलय हो जाता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, एक और इंपॉर्टेंट विशेषता जो थी इस सेशन की, वो थी लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता, ये लखनऊ समझौता जो हुआ 1916 में, ये किसके बीच होता है? ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होता है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। और इस समझौते की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, ये जब अपन आगे लखनऊ समझौता पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, तब होता है किस किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता। और किसके प्रयासों से होता है? बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में, माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, एक और इस सेशन देख लेते हैं, 1917 का कलकत्ता सेशन। 1917 का कलकत्ता सेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी जो कि 1893 में भारत में आई थी। और एनी बेसेंट थियोसॉफिकल आंदोलन के साथ एसोसिएटेड थी, थियोसॉफिकल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो थी, उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस सेशन की वो पहली, और कहें तो वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, वो पहली महिला अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, पहली महिला अध्यक्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ द कांग्रेस अपन ने डिस्कस किए। और भी सेशंस होंगे, तो अलोंग विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट हम सारे सेशंस डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अब जो कुछ उस समय मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी जो कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना एवं राजनीतिक जनचेतना का विकास करने में लगी हुई थी, लोगों को राजनीतिक तौर पर शिक्षित करने का काम कर रही थी। और जो लोग ये काम कर रहे थे वो मध्यम शिक्षित वर्ग के युवा लोग थे, मध्यम शिक्षित वर्ग के लोग थे। और ये लोग प्रोमिनेंटली वकील थे, ग्रेजुएटेड लोग थे, वकील थे और सिविल सर्वेंट्स थे। ठीक है, तो कुछ इन लोगों ने, जो जिन्हें अपन अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी भी कहते हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी भी कहते हैं, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, जो कि मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग थे, मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग थे। इनमें सामान्य तौर पर प्रमुखतः वकील, सरकारी कर्मचारी, ये लोग थे। तो इन लोगों ने भारत में जनचेतना, राजनीतिक जनचेतना और राष्ट्रीय चेतना की भावना को विकसित करने का काम किया। तो इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स। ये भी आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हम देखते हैं। हिंदू एवं स्वदेशी मित्रान, दो न्यूज़पेपर थे, हिंदू अलग और स्वदेशी मित्रान अलग। इन दोनों न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर थे वो थे जी सुब्रमण्य अय्यर। जी सुब्रमण्य अय्यर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के एडिटर थे, वो थे हिंदू एंड स्वदेशी मित्रान। केसरी और मराठा हम सभी जानते हैं, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स थे। जो इनके एडिटर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, केसरी और मराठा। ठीक है, आपको पता, मराठा वाज इन इंग्लिश एंड केसरी वाज इन मराठी। ठीक है, केसरी वाज इन मराठी एंड मराठा वाज इन इंग्लिश। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर बंगाली, बंगाली के जो एडिटर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अमृत बाजार पत्रिका, मैंने बताया शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका
पहले भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो अमृत बाजार पत्रिका को जो एडिट करने का काम किया वो थे शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। सुधारक जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर था वो गोपाल कृष्ण गोखले का था। इंडियन मिरर नाम का न्यूज़पेपर एनएन सेन का था, इंडियन न्यूज मिरर एनएन सेन। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और दो और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, ये थे जीपी वर्मा के न्यूज़पेपर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके एडिटर्स। आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूज़पेपर, दूसरी तरफ एडिटर, और मैच द न्यूज़पेपर विद द कॉरस्पॉन्डिंग एडिटर। तो ये प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स उस समय थे जो कि भारत में राजनीतिक जनचेतना का उदय करने में लगे हुए थे। ठीक है, ये प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स थे। आगे देखते हैं। अब अपन अगर देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, मैंने कहा शुरुआत होती है 1885 में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंत होता 1947 में भारत की आजादी के साथ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत औपचारिक तौर पर कांग्रेस की स्थापना के साथ में होती है और उसका अंत होता है भारत की स्वतंत्रता के साथ 1947 में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं, 3 प्रोमिनेंट फेजेस में अपन डिस्कस करते हैं। ये थे एरा ऑफ मॉडरेट्स, नरम पंथियों का युग, नरम पंथियों का युग, एरा ऑफ मॉडरेट्स, नरम पंथियों का युग, जो कि कहीं ना कहीं 1885 से लेकर 1905 तक था। दूसरा जो था वो था फेज थी, वो फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और एरा ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, गर्म पंथियों का युग, गर्म पंथियों का युग, जो कि 1905 से लेकर 1917 तक था। और 1918 से लेकर 1947 तक था गांधीयन एरा और गांधी जी का युग, गांधी का युग जिसे कहा जाता है भारत। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 डिफरेंट फेजेस में पढ़ते हैं। 1885 से 1905 तक जो फेज था उसे एरा ऑफ मॉडरेट्स या नरम पंथियों के युग के नाम से जाना जाता है। 1905 से लेकर 1917 का जो एरा था, जो फेज था, उसे गर्म पंथियों का युग या एरा ऑफ मॉडरेट्स के नाम से जाना जाता है। और जो थर्डली 1917 से लेकर या 18 से कह सकते हैं आप, 1918 से 1947 तक का फेज था, उसे अपन गांधीयन एरा या गांधी जी के युग के नाम से जानते हैं। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे एरा ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, या नरम पंथियों का युग। तो देखिए, जो भारत में एरा ऑफ मॉडरेट्स था वो 1885 से लेकर 1905 तक था, अपन ने डिस्कस कर लिया। यहां जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, वो थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी एटसेट्रा। ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इन्हीं को अपन मॉडरेट्स या नरमपंथी के नाम से जानते हैं। नरमपंथी, इन्हें मॉडरेट से क्यों कहा गया, आगे देखते हैं। तो 1885 से 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का युग था उसे नरमपंथियों के युग के नाम से जाना जाता है या एरा ऑफ मॉडरेट्स के नाम से जाना जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। इनके जो मेथड्स ऑफ स्ट्रगल थे, किस तरह के मेथड्स ऑफ स्ट्रगल यूज करते थे नरमपंथी लोग, उन मेथड्स ऑफ स्ट्रगल को अपन देखते हैं। उनके मेथड्स ऑफ ये प्रेयर्स करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, याचिकाएं करते थे, स्पीचेस डिलीवर करते थे, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, प्रेस कैंपेन चलाते थे, मेमोरेंडा प्रोपेगेंडा सबमिट करते थे ब्रिटिशर्स को, कुछ डेलीगेशंस ब्रिटिशर्स को भेजे जाते थे, पैम्फलेट्स के थ्रू अपने ये विचारों को प्रकट करते थे। तो इनके जो मेथड्स ऑफ एजिटेशन थे, इनके जो मेथड्स ऑफ स्ट्रगल थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो पीसफुल थे, शांतिपूर्ण थे और प्योरली संवैधानिक थे नेचर में। ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखते थे ब्रिटिशर्स के सामने। ये लोग ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार थे, ध्यान से समझिएगा, ये लोग ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार थे। ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मांगते थे, ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। मॉडरेट्स की बात करें अपन, अगर अपन मॉडरेट्स की बात करें तो ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे, ये ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार थे और ये ब्रिटिशर्स की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं न्याय में कहीं भी शक नहीं करते थे। और इनको नरमपंथी क्यों कहा गया, क्योंकि इनके मेथड्स ऑफ एजिटेशन थे वो भी नरम थे, मॉडरेट मेथड्स ऑफ एजिटेशन ये यूज करते थे। किस तरह के मेथड्स ऑफ एजिटेशन से, ये प्रेयर्स करते थे, पिटिशंस करते थे, मेमोरेंडा प्रोपेगेंडा सबमिट करते थे, ज्ञापन देते थे, डेलीगेशंस सेंड करते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये बहुत सारे इनके मेथड्स ऑफ एजिटेशन थे जो कि मॉडरेट इन नेचर थे, इसी वजह से इनको मॉडरेट्स या नरमपंथी कहा गया। इनके मेथड्स ऑफ एजिटेशन प्योरली विद इन 4 वॉल्स ऑफ लो कन्फाइंड थे,
कानून की चार दीवारी के भीतर सीमित थे। इनके मेथड्स ऑफ एजिटेशन कानून की चार दीवारी के बीच सीमित थे। ये ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार थे और ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक वरदान मानते थे और कहीं भी ये ब्रिटिशर्स की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और न्याय में शक नहीं करते थे। ठीक है, देखते हैं आगे। मैंने बता दिया है, ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे मनवाने का प्रयत्न करते थे। ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे मनवाने का प्रयत्न करते थे और ये ब्रिटिशर्स से भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से। इसीलिए ये लोग नरमपंथी या मॉडरेट्स कहलाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी जो प्रमुख डिमांड्स थी, इनकी प्रमुख मांगे जो थी, नरमपंथियों की जो प्रमुख मांगे थी वो अपन देख लेते हैं क्या थी। एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म होने चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक्सपेंशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। ये मांगते थे ब्रिटिशर से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का पार्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करिए ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कानून बनाने में मौका मिले। ठीक है, ये कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए और इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन एक साथ भारत में और इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, ये डिमांड करते थे कि लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना है और प्रोटेक्ट करना है पेजेंट्स को अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। ये किसानों की लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की बात करते थे और लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करने की बात करते थे ब्रिटिशर्स से। ये चाहते थे कि सॉल्ट टैक्स को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए और शुगर ड्यूटी को भी खत्म कर दिया जाए। शुगर के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सॉल्ट टैक्स जो था उसको भी कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए। ये इनकी प्रमुख मांगों में से थी। ये आर्मी के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की बात करते थे कि कहीं ना कहीं आर्मी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो बहुत ज्यादा है, इसको कहीं ना कहीं भारत में सुधारों के लिए यूज में लेना चाहिए, इस एक्सपेंडिचर को कम करके। ठीक है, ये चाहते थे कि लोकल बॉडीज को मोर पावर्स मिले, डिसेंट्रलाइजेशन हो इंडिया में, और लोकल बॉडीज जो हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पावर्स मिले। ये चाहते थे भारत में सिक्योर करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। ठीक है, ये इनकी प्रमुख मांगे थी। ये केवल और केवल संवैधानिक सुधारों की मांगे थी। ठीक है, आगे देखते हैं। डिमांड्स थी ये मांगे थी किनकी? नरमपंथियों की। ये नरमपंथियों की प्रमुख मांगे। आगे देखते हैं इनकी कुछ अचीवमेंट्स भी थी मॉडरेट्स की, वो अचीवमेंट्स अपन देख लेते हैं। इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर, इन्हीं के प्रभाव में इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 इनेक्ट किया गया था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो था वो इन्हीं लोगों को राजी करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी ने इनेक्ट किया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में इन्हीं लोगों को अपीज करने के लिए, इन्हीं लोगों को राजी करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी ने इनेक्ट किया था 1892 में। इन्होंने मासों के एबल टू पॉपुलराइज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र, लोगों की स्वतंत्रता एवं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के आइडियल्स को लोगों के बीच में पॉपुलर किया था। ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के आइडियाज को लोगों के बीच में पॉपुलर किया। इन्हीं लोगों ने यह हाईलाइट किया कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इंडिया का ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू। जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां थी, भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियों के द्वारा किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत का शोषण किया है, उस शोषण को भी इन्होंने हाईलाइट किया था मासेस के बीच में। दे वर एबल टू क्रिएट द नेशनल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जन जागरूकता और नेशनल कॉन्शियस, राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास किया। लेकिन किसके बीच में? प्राइमरली अमंग द एजुकेटेड सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मासेस के बीच में, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड लोग थे इंडियन सोसाइटी के, उन्हीं के बीच में नेशनल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस को प्रमोट करने का काम इन लोगों ने किया। तो ये कुछ प्रोमिनेंट अचीवमेंट्स थी नरमपंथी लोगों की, मॉडरेट्स की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ, देखते हैं। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी, सेंट्रल और प्रांतीय विधान परिषदों और केंद्रीय विधान परिषद में नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एसोसिएट मोर एंड मोर इंडियंस
इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों के बीच में, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा देखिए, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द डिफरेंट आइटम्स ऑफ बजट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है माय डियर। देखिए माय डियर, जो बजट को इंप्लीमेंट करने का काम था वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास था। तो अब 1892 के एक्ट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद के जो सदस्य थे, उनको यह अधिकार दे दिया गया कि वो बजट के जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको डिस्कस कर सके। केवल डिस्कशन की पावर दी गई थी माय डियर, किसकी? केवल डिस्कशन की। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर्स को बजट के डिफरेंट आइटम्स को डिस्कस करने की पावर दी गई थी। अभी भी बजट के डिफरेंट आइटम्स के ऊपर वोट करने की शक्ति या वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को बजट के डिफरेंट आइटम्स को डिस्कस करने का अधिकार दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। प्लीज नोट दिस पॉइंट। डिस्कस कर सकते थे, केवल बजट के डिफरेंट आइटम्स को डिस्कस कर सकते थे, वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नर की, उसके मेंबर्स को विधान परिषद के मेंबर्स सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार भी दिया गया, किसे दिया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को। किसको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषदों के जो सदस्य थे उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों से, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर पूरक सवाल, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था माय डियर। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। केवल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था विधान परिषदों के मेंबर्स को। ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बजट के डिफरेंट आइटम्स डिस्कस करने का अधिकार दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किससे प्रश्न पूछने का? एग्जीक्यूटिव काउंसिल से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया और बजट के डिफरेंट आइटम्स के ऊपर वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया। ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने अभी कहा आपको कि जो अचीवमेंट्स थी मॉडरेट्स की, वो थी हाईलाइटेड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया थ्रू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीतियां थी, जिनके थ्रू भारत का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, उन आर्थिक नीतियों को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने का काम भी मॉडरेट्स ने किया था। तो किस तरह से उन्हें ब्रिटिशर्स की भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियों को दिखाया, दर्शाया, वो अपन आगे देख लेते हैं। कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इन आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। तो अपन देखते हैं जो इकोनॉमिक क्रिटिक, जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां थी, उनकी आलोचना अपन देख लेते हैं, किस तरह से आलोचना की। तो एक प्रोमिनेंट लीडर या कहें जिन्हें दादा भाई नौरोजी ने एक किताब पब्लिश की थी 1887 में, और इस किताब का टाइटल था, देखिए, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनकी जो किताब थी वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी ने 1887 में पब्लिश की थी। इस किताब में उन्होंने हाईलाइट किया था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस किताब में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया, और यह कॉन्सेप्ट क्या था कि किस तरह से भारत से ब्रिटेन में वेल्थ का ड्रेन हो रहा है, मनी का ड्रेन हो रहा है, वो इस किताब में उन्होंने हाईलाइट किया। इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, पेंशंस की फॉर्म में किस तरह से भारत से ब्रिटेन में पैसे का ड्रेन हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में हाईलाइट किया। उन्होंने क्वांटिफाई भी किया, इवन कि कितना अमाउंट ड्रेन हो रहा है उसको क्वांटिफाई भी किया दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी के हिसाब से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है ब्रिटिश अथॉरिटी भारत में, उसका लगभग आधा भारत से ब्रिटेन जा रहा था। देखिए, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी दी वो दादा भाई नौरोजी ने दी। उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स वर ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया।
उन्होंने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1887 में, और उसकी जो मेजर थीम थी वो थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। और उन्होंने क्वांटिफाई भी किया कि कितना अमाउंट भारत से विदेश ब्रिटेन जा रहा है, और उनके हिसाब से लगभग जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है ब्रिटिश अथॉरिटी भारत में, उसका आधा हिस्सा भारत से ब्रिटेन चला जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स की जो जो भेदभावपूर्ण आर्थिक नीति थी उनकी आलोचना की दादा भाई नौरोजी ने उनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, अगले जो क्रिटिक थे, इकोनॉमिक क्रिटिक थे ब्रिटिश पॉलिसीज के, वो थे रमेश चंद्र दत्त। उन्होंने भी एक किताब पब्लिश की 1902 में, और किताब का नाम था, आप देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाली किताब का जो मेजर थीम उन्होंने बनाया, उन्होंने भी ड्रेन को मेजर थीम बनाया। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हुआ इंडिया से ब्रिटेन में, उसी को एक इनकी किताब का मेजर थीम इन्होंने बनाया। और उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स जो थे उनको एग्जामिन किया। 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से लेकर अब तक जो भी इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिशर्स के, उनकी माइन्यूट डिटेल्स को उन्होंने एग्जामिन किया, और वहां से उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से भारत से ड्रेन हुआ है वेल्थ का ब्रिटेन को। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक क्रिटिक थे रमेश चंद्र दत्त। इनकी किताब थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगले जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे अगले जो आलोचक थे ब्रिटिशर्स की भेदभावपूर्ण आर्थिक नीतियों के, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने हाईलाइट किया कि किस तरह से ट्रेड, कॉमर्स और फाइनेंस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्रिटिक्स आपको याद रखने हैं ब्रिटिशर्स के। दादा भाई नौरोजी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी किताब थी। रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनकी किताब थी जिसका मेजर थीम उन्होंने ड्रेन को बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने ट्रेड, कॉमर्स एवं फाइनेंस के थ्रू जो भारत का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, उसको हाईलाइट किया। यह था इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी और ब्रिटिश रूल। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इंडियन वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो अब जैसे भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना का विकास हो रहा था और बंगाल भारतीय राष्ट्रीयता का नर्व सेंटर बन चुका था। ठीक है, तो नरमपंथियों के प्रयासों से किस तरह से भारत में राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था, लोगों का राजनीतिकरण हो रहा था, लोग राजनीतिक तौर पर शिक्षित हो रहे थे, और भारत में यह एरा था ग्रोइंग नेशनलिज्म का। भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना का विकास हो रहा था। तो उस ग्रोइंग नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं वीकन करने के लिए, कमजोर करने के लिए, भारत में पनपते हुए राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी ने बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। बंगाल को विभाजित, प्रोविंस ऑफ बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया, क्योंकि बंगाल ही वो प्रोविंस थी जो कि नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म था। क्या था? नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस बंगाल को नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता, नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो बंगाल वो प्रांत था जहां पर राष्ट्रीयता की भावना का सबसे ज्यादा विकास हो रहा था। वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, और दूसरी जगह इतना राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था जितना बंगाल के लोगों में हो रहा था। तो इसीलिए इस ग्रोइंग नेशनलिज्म को वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए बब्रिटिश अथॉरिटी ने जो नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म था, जो कि प्रोविंस ऑफ बंगाल थी, उसको विभाजित करने का निर्णय लिया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के विभाजन को अपन देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो कि हमें याद रखनी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर 1903 में पार्टीशंस के प्रपोजल्स को सार्वजनिक कर दिया गया। दिसंबर 1903 में पार्टीशन प्रपोजल्स को सार्वजनिक कर दिया गया कि किस तरह से हम बंगाल को विभाजित करने वाले हैं। उन प्रपोजल्स को 1903 में ही, दिसंबर 1903 में ही बंगाल के विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको सार्वजनिक कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाता है 1903 दिसंबर 1903 में, एक पावरफुल प्रेस कैंपेन लॉन्च करते हैं लीडर्स लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र रे एटसेट्रा। इन लीडर्स ने बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव के अगेंस्ट एक पावरफुल प्रेस कैंपेन लॉन्च कर दिया। और इनके जो प्रमुख न्यूज़पेपर थे, मैंने बताया बंगाली,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, एडिटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और संजीवनी के जो एडिटर थे वो कृष्ण कुमार मित्र थे। संजीवनी के जो एडिटर थे वो कृष्ण कुमार मित्र थे। तो बंगाली, संजीवनी, हिताबदी, इन न्यूज़पेपर्स के एटसेट्रा, इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से एक पावरफुल प्रेस कैंपेन लॉन्च किया। किसने? लीडर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र रे एटसेट्रा। और इन्होंने इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से यह हाईलाइट करने का प्रयास किया कि किस तरह से ये जो विभाजन होगा वो भारत में राष्ट्रीयता को कमजोर करने वाला है, ये किस तरह से भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने वाला है। इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए इन्होंने एक पावरफुल प्रेस कैंपेन चलाया। और ये वही एरा था 1903 से 1905 का जिसमें मॉडरेट मेथड्स ऑफ स्ट्रगल थे, लाइक पिटिशंस, पैम्फलेट्स, मेमोरेंडा, स्पीचेस, पब्लिक, दे वर एट इट्स फुल स्वे। द मॉडरेट मेथड्स ऑफ एजिटेशन वर एट फुल स्वे फ्रॉम 1903 टू 1904। डिस्पाइट दिस पावरफुल प्रेस कैंपेन, 50,000 लोगों के द्वारा साइन करके पिटिशंस ब्रिटिशर्स को दी गई, पैम्फलेट्स सर्कुलेट किए गए लोगों में, ब्रिटिशर्स से डिमांड किया गया कि आप बंगाल का विभाजन ना करें। डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स, 1905, देखिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1905 को फाइनली डिसीजन लिया जाता है बंगाल की पार्टीशन को, बंगाल का पार्टीशन करने का डिसीजन अनाउंस किया जाता है जुलाई 1905 को। जुलाई 1900, डिस्पाइट द वाइड स्केल प्रोटेस्ट मूवमेंट, डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट मूवमेंट, द डिसीजन टू पार्टीशन द बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन जुलाई 19, 1905। जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने का अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि दिसंबर 1903 में पार्टीशन के प्रपोजल्स जो थे, पार्टीशन के जो प्रस्ताव थे, उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया था। फिर उसके बाद में एक पावरफुल प्रेस कैंपेन चला 1903 से 1905, और फाइनली 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने को अनाउंस करती है ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, तो व्हेन द पार्टीशन वाज अनाउंस, पार्टीशन कब अनाउंस हुआ? 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन अनाउंस होता है बंगाल का। ठीक है, देखते हैं आगे की इवेंट्स क्या हुई। अब देखिए वहां पर इंडियन लीडर्स को लगा, जो भी इंडियन लीडर्स थे जो पावरफुल प्रेस कैंपेन लॉन्च किया जिन्होंने, उनको लगा कि अब हमारे जो मॉडरेट मेथड्स वो काम नहीं कर रहे हैं और अब एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी हमें चाहिए। तो उस डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का निर्णय लिया। तो बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट, विरुद्ध भारत में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया। उस समय जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि हमारे जो मॉडरेट मेथड्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट, और उसी स्ट्रेटेजी का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिएगा क्या हुआ। 7 अगस्त 1905 को क्या घटना होती है? एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कलकत्ता के टाउन हॉल में। ए मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज इन कलकत्ता टाउन हॉल में, और यहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने फॉर्मल प्रोक्लेमेशन की स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट की औपचारिक घोषणा, स्वदेशी मूवमेंट की औपचारिक घोषणा की जाती है, औपचारिक घोषणा की जाती है 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट की औपचारिक घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग कन्वीन की गई, और वहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाने की औपचारिक घोषणा कर दी। ठीक है, अब ब्रिटिश अथॉरिटी सितंबर 1, 1905 को यह कहती है कि पार्टीशन जो होगा वो 16 अक्टूबर 1905 को विल कम इनटू फोर्स, प्रभाव में आएगा। पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को, पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आएगा, यह घोषणा करती है ब्रिटिश अथॉरिटी 1 सितंबर 1905 को। ठीक है, क्या हुआ देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को इंडियन लीडर्स ने सोचा कि उनके मॉडरेट मेथड्स काम नहीं कर रहे हैं, एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, और उस डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजी के तहत ही भारतीयों ने स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है, वहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने औपचारिक तौर पर स्वदेशी आंदोलन करने का निर्णय लिया, औपचारिक तौर पर स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की 7 अगस्त 1905 को। फिर 1 सितंबर 1905 को ब्रिटिश अथॉरिटी अनाउंस करती है कि जो बंगाल का पार्टीशन होगा वो प्रभाव में आएगा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को, यह डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कि बंगाल का विभाजन किस तारीख को प्रभाव में आया, ये तारीख आपको पूछ ली जाए तो वो थी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभाव में आया और बंगाल के विभाजन के विरुद्ध ही हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, देखिए आगे की इवेंट्स क्या होती हैं। तो वो जो दिन था 16 अक्टूबर 1905, उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। डे ऑफ मॉर्निंग, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यहां शुरुआत हो चुकी थी स्वदेशी मूवमेंट की भी। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू करने का निर्णय ले लिया गया था। फॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था और भारतीय लीडर्स ने इस दिन को, जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभाव में आया, 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन था, उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की बात की। डे ऑफ मॉर्निंग उसे डिक्लेयर कर दिया गया, राष्ट्रीय शोक दिवस इसे डिक्लेयर कर दिया गया। राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय शोक दिवस। यहां पर हिंदू और मुस्लिम लोग थे, उन्होंने अब एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी एज ए सिंबल ऑफ देयर यूनिटी, एज ए सिंबल ऑफ देयर यूनिटी, एक अपनी यूनिटी, एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथ पे राखियां बांधी हिंदू और मुसलमानों ने। लोगों ने उस दिन व्रत रखा और लोगों ने घर में चूल्हे नहीं जलाए, व्रत रखे गए, घर में रोटियां नहीं बनी, चूल्हे नहीं जलाए गए। और कलकत्ता में एक हड़ताल डिक्लेयर कर दी गई और लोगों ने जुलूस ऑर्गेनाइज किए। पीपल वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेशंस, किसके विरुद्ध? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। और फाइनली जो मैसेज ऑफ स्वदेशी था वो धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी पहुंच गया। स्वदेशी का मैसेज अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री जो थे वहां पर भी फैला दिया गया। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में पनप रहे राष्ट्रीयता की भावना को, भारत में पनप रही हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बंगाल के पार्टीशन के द्वारा कमजोर करने का प्रयास किया ब्रिटिश अथॉरिटी ने। किस तरह से बंगाल को ये पार्टीशन करने वाले थे, वो प्रपोजल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये थी, मान लीजिए, प्रोविंस ऑफ बंगाल। ये पूरा था प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रांत था। तो इस बंगाल के प्रांत के, मैं आपको विभाजन प्रस्ताव की बात कर रहा हूं कि किस तरह से बंगाल को विभाजित करने की बात की गई। तो देखिए अब इस बंगाल का जो प्रांत था इसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये तो कहलाएगा पश्चिमी बंगाल, ये कहलाएगा पश्चिमी बंगाल। इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे? अभी जो वेस्टर्न बंगाल, पश्चिमी पार्ट ऑफ बंगाल होगा, इसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में पश्चिमी पार्ट ऑफ बंगाल आएगा, प्लस इसमें उड़ीसा, प्लस बिहार। मतलब बंगाल को इस तरह से विभाजित किया जाएगा, द होल टेरिटरी ऑफ बंगाल को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा कि जो बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी पार्ट ऑफ बंगाल होगा उसको अपन बंगाल कहेंगे, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो होगा, जो पूर्वी हिस्सा, इसे पूर्वी बंगाल कहा जाएगा। और ये किस किस को मिलाकर बनाया जाएगा? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल किस किस को मिलाकर बनाया जाएगा? इसमें आपका ढाका होगा, बांग्लादेश होगा, ढाका, बांग्लादेश और पूरा का पूरा आसाम। तो किस तरह के पार्टीशन प्रोपोजल थे, ध्यान से देखिएगा कि पूर्वी पार्ट जो होगा, पूर्वी भाग जो होगा वो ढाका, बांग्लादेश और असम को मिलाकर बनाया जाएगा। और जो पश्चिमी भाग होगा जिसको अपन बंगाली कहेंगे, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर बनाया जाएगा। यह समझने की कोशिश कीजिए पहले। इनको मिलाकर ये वेस्टर्न पार्ट होगा जिसे हम बंगाल ही कहेंगे, और इस पार्ट को अपन, पूर्वी भाग को अपन पूर्वी बंगाल कहेंगे। और ये पूर्वी बंगाल किस किस को मिलाकर बनाया जाएगा? ढाका, बांग्लादेश और असम को मिलाकर ये पूर्वी बंगाल बनाया जाएगा। अब यहां पर पॉपुलेशन का कंपोजिशन किस तरह से होगा, जनसंख्या का कंपोजिशन क्या होगा, भाषाई और धार्मिक आधार पर, वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट होगा जिसे अपन पूर्वी बंगाल कहेंगे। अब ये तो पूर्वी बंगाल और ये कहलाएगा बंगाल। पूर्वी बंगाल की जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो 30 मिलियन होगी। इसकी टोटल पॉपुलेशन 30 मिलियन होगी और इस 30 मिलियन में से 18 मिलियन तो होंगे मुस्लिम,
और 12 मिलियन होंगे हिंदू। पूर्वी बंगाल में 30 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन होगी और उसमें 18 मिलियन तो मुस्लिम होंगे और 12 मिलियन हिंदू होंगे। तो कहीं ना कहीं पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अल्पसंख्यक ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर हिंदूज को एक माइनॉरिटी बना दिया जाता है पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा जिसमें 18 मिलियन पॉपुलेशन मुस्लिम होगी और 12 मिलियन पॉपुलेशन हिंदू होगी। तो इस तरह से पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बना दिया जाता है धर्म के आधार पर। पश्चिमी बंगाल की बात कर लेते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन होगी, जो जिसे बंगाल कहेंगे, वो 54 मिलियन की पॉपुलेशन होगी टोटल। 54 मिलियन में से माय डियर 42 मिलियन जो होंगे वो हिंदू होंगे और 12 मिलियन जो होंगे मुस्लिम होंगे। 54 मिलियन का मतलब 5.4 करोड़, 5.40 करोड़, 5.4 करोड़ लोग। उसमें से 4.2 करोड़ लोग हिंदू होंगे, 1.2 करोड़ लोग मुस्लिम होंगे। इस तरह से टोटल पॉपुलेशन जो होगी वो 5.4 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। इस 5.4 करोड़ का अगर आप भाषाई आधार पर वर्गीकरण देखें तो भाषाई आधार पर इसमें से 90 लाख लोग, केवल 90 लाख लोग ही बांग्ला स्पीकिंग पीपल होंगे, बांग्ला भाषी लोग। और बाकी के जो 4.5 करोड़ लोग होंगे वो गैर बांग्ला भाषी लोग होंगे, गैर बांग्ला भाषी। समझ रहे हैं आप बात को? यहां पर रीजन रिलीजियसली देखा जाए तो हिंदू काय में थे, मेजॉरिटी में थे। लेकिन अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो इस पूरे इन हिंदुओं की बात करें, इन हिंदुओं में भी अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो बांग्ला स्पीकिंग पीपल बहुत कम थे। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो उड़िया या आसामी स्पीकिंग पीपल थे। तो कहीं ना कहीं केवल 90 लाख पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि बांग्ला भाषी थी। बंगाल में 90 लाख पॉपुलेशन केवल बांग्ला भाषी थी। तो यहां पर जो बंगाली हिंदू थे उन्हें भाषाई आधार पर माइनॉरिटी बना दिया गया। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल के नाम से जाना जाएगा, जो कि प्रोविंस ऑफ जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, उड़ीसा और बिहार को मिलाकर बनाया जाएगा, उसमें बंगाली हिंदू जो होंगे वो एक भाषाई आधार पर माइनॉरिटी बन जाएंगे। क्योंकि इस पूरे के पूरे 5.4 करोड़ की पॉपुलेशन में से केवल 90 लाख लोग ही 90 लाख लोग ही बांग्ला भाषी लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर बंगाली हिंदुओं को माइनॉरिटी बना दिया गया वेस्टर्न पार्ट में, और हिंदुओं को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया गया। कहां पर? पूर्वी बंगाल में। तो यह कहीं ना कहीं भारत में जो नेशनलिज्म पनप रहा था उसको कमजोर करने के लिए, और भारत में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस तरह का पार्टीशन का प्लान बनाया। यह भी बिल्कुल सही बात है कि उस समय प्रशासनिक तौर पर ब्रिटिशर्स को असुविधा हो रही थी, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंस थी और बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 8-8.5 मिलियन की पॉपुलेशन थी। सॉरी, 85 मिलियन के आसपास बंगाल की पॉपुलेशन थी। तो कहीं ना कहीं बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इनकन्वीनियंट बन चुका था। लेकिन जो रियल मोटिव था ब्रिटिशर्स का बंगाल के विभाजन के पीछे, वो था भारत में पनपते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना, भारत में पनपती हुई हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कमजोर कर देना। तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूं फिर से, तो बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट ये प्रपोजल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया। तो मैंने अभी डिस्कस किया 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन प्रभाव में आया, उसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी एज ए सिंबल ऑफ देयर अनब्रेकेबल यूनिटी, और कलकत्ता में उस दिन हड़ताल डिक्लेयर कर दी गई थी। लोगों ने उस दिन उपवास रखे, लोगों ने अपने घर पे चूल्हे नहीं जलाए, और फाइनली मैसेज, और देखते फिर मैसेज ऑफ स्वदेशी धीरे सून जल्दी से स्प्रेड हो गया अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी। अब अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में किसने स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं।
देखिए, बॉम्बे और पूना में स्वदेशी मैसेज को, स्वदेशी के संदेश को कौन लेके गया? बाल गंगाधर तिलक। बॉम्बे और पूना में स्वदेशी आंदोलन को किसने लीड किया? बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में स्वदेशी आंदोलन को लीड करने का काम किया, बॉम्बे और पूना में। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने का काम किया, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड करने का काम किया। मद्रास में जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे चिदम्बरम पिल्लई, और आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय। तो हमें यह लिस्ट याद रखनी है कि स्वदेशी आंदोलन को अलग अलग जगह पर स्प्रेड करने का काम किसने किया। वो ये लीडर्स थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर लिया। ये टेबल आपको याद करनी है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इसी बीच 1905 दिसंबर 1905 में बनारस सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1905 में बनारस सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया, गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस सेशन ऑफ द कांग्रेस 1905 का, दिसंबर 1905 में इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यहां पर क्या किया? कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट को, और स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के सपोर्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस सपोर्टेड स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट फॉर द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो 1905 के बनारस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी कॉल लिया और स्वदेशी और बाइकॉट को बंगाल के लिए समर्थन दिया। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को समर्थन दिया कांग्रेस ने, बनारस सेशन 1905 में। अब देखिए, ये जो स्वदेशी मूवमेंट का मेजर प्रोग्राम था उसको मैंने इस तरह से आपके सामने लाने की कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बाइकाट करना और स्वदेशी को अपनाना, यही स्वदेशी मूवमेंट का प्रमुख कंपोनेंट था। स्वदेशी आंदोलन का फॉरमोस्ट जो कंपोनेंट था, सबसे प्रोमिनेंट कंपोनेंट था, वो था बाइकाट ऑफ द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बाइकाट करना और स्वदेशी को अपनाना। तो देखिए, बाइकाट ऑफ द फॉरेन गुड्स हुआ, बाइकाट एंड पब्लिक बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़े का बाइकाट करना है और विदेशी कपड़े को जलाना है। पब्लिक बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, जो फॉरेन क्लॉथ था उसकी पब्लिक बर्निंग की गई। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम था इस पूरे स्वदेशी मूवमेंट का, वो यही था, बाइकॉट एंड पब्लिक बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ एंड फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में देख लेते हैं। पिकेटिंग ऑफ द शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स, धरना देना, उन दुकानों के ऊपर पीसफुली धरना देना जो कि विदेशी कपड़ा और विदेशी वस्तुएं बेच रही थी। और क्या था? क्रिएटिव यूज ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड मेलास टू रीच आउट द मासेस, जो उस समय हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स थे और जो मेले ऑर्गेनाइज हम करते थे, उनके द्वारा मासेस को जोड़ा गया स्वदेशी आंदोलन के टाइम। तो स्वदेशी आंदोलन में हमने इन मेलास को, जैसे शिवाजी फेस्टिवल हुआ बॉम्बे में, गणपति फेस्टिवल हुआ बॉम्बे में, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने 1894-95 में आयोजित करना शुरू किया था। उन मेलों, उन त्योहारों एवं मेलों की सहायता से अपन ने लोगों को मोबिलाइज करने का, लोगों को संगठित करने का, एकत्र करने का काम किया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो था आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस के ऊपर। स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस के ऊपर, किया गया। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस किया, खुद का सशक्तिकरण करने के ऊपर फोकस किया गया। और इस आत्मशक्ति के कंपोनेंट के तहत ही भारत में कुछ इंडिजिनस कॉलेजेस और स्कूल्स स्टैब्लिश किए गए। तो सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस किया गया था वो आत्मशक्ति के ऊपर किया गया, जिसके तहत हर इंडिविजुअल को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जनरेट करना है ताकि वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सके और स्वदेशी वस्तुओं को अपना सके। इसी कंपोनेंट के अपने आप में इतना विश्वास पैदा कीजिए, अपने आप में इतनी शक्ति पैदा करिए कि आप विदेशी वस्तुओं का त्याग कर सके और स्वदेशी को अपना सके। यही कंपोनेंट था आत्मशक्ति। और इसी आत्मशक्ति के एक दूसरे कंपोनेंट के रूप में भारत में इंडिजिनस स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट भी हुआ।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, लोगों को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई, लाइक पब्लिक मीटिंग्स, जुलूस निकाले गए। और एक इंपॉर्टेंट है कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, जिन्हें समितीज का भी फॉर्मेशन किया गया। एक इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका मैं नाम आपको बता देता हूं, जो कि बेरिसाल में एक स्कूल टीचर थे, अश्विनी कुमार दत्त। एक समिति, मैंने बताया यहां पर कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिज का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया स्वदेशी मूवमेंट में। ये समिति में एक स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति, इसकी जो स्थापना की वो अश्विनी कुमार दत्त ने की। इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त, जो एक स्कूल टीचर थे बेरिसाल में। और इस समिति में लोगों को गांवों में जागरूक करने का काम किया। ये गांवों तक स्वदेशी मैसेज को ले गए। इस समिति के माध्यम से बहुत सारी ऐसी समितिज बनी। इसमें एक प्रोमिनेंट समिति मैंने आपको बताई है, स्वदेश बांधव समिति, जिसका गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया। और ये समिति जो थी, ये अश्विनी कुमार दत्त जो थे वो एक स्कूल टीचर थे बेरिसाल में, और इस समिति के माध्यम से वो गांवों के लोगों से जुड़ना शुरू हो गए। इवन इन समितियों में गांवों में होने वाले डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने का काम किया। एक रिपोर्ट के अनुसार 89 आर्बिट्रेरी कमिटीज बनाई, आर्बिट्रेशन कमिटीज बनाई गई, आर्बिट्रेशन कमिटीज। इसी समिति की 89 आर्बिट्रेशन कमिटीज ने 523 डिस्प्यूट्स को विलेजेस में रिजॉल्व किया। गांवों में 523 डिस्प्यूट्स को 89 आर्बिट्रेशन कमिटीज के थ्रू स्वदेश बांधव समिति ने रिजॉल्व किया। तो गांवों तक स्वदेशी मैसेज को ले गए इन समितिज के माध्यम से। लोग गांवों के जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने लगे। जो कोर्ट्स थे ब्रिटिशर्स के, उनको कहीं ना कहीं उनको यूज में ना लेते हुए इन समितिज ने खुद ही गांवों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया। और 523 डिस्प्यूट्स लगभग 89 आर्बिट्रेशन कमिटीज के थ्रू सॉल्व किए। तो ये जो टोटल प्रोग्राम को आप देखेंगे तो इस तरह का प्रोग्राम था स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का। फिर एक बार देख लेते हैं, बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स करना है, बाइकॉट करना है फॉरेन क्लॉथ का। इसके साथ साथ पब्लिक बर्निंग ऑर्गेनाइज करनी है फॉरेन क्लॉथ की। विदेशी कपड़ा और विदेशी वस्तु बेचने वाली दुकानों के ऊपर धरना देना है। क्रिएटिव यूज ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड मेलास टू रीच आउट द मासेस। सबसे ज्यादा इंफेसिस किया गया आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस के ऊपर, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ और आगे डिस्कस करने वाला हूं। और समितिज का फॉर्मेशन किया गया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वदेशी टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम जो स्वदेशी मूवमेंट का था, इसमें आत्मशक्ति वाला कंपोनेंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। Emphasis was given to the Atma Shakti in various fields to reassert the national dignity, honor and confidence. The national schools and colleges flourished. Under the component of the Atma Shakti only, मैंने कहा आपसे कि national schools और colleges flourish हुए। national schools और colleges, indigenous schools और colleges की स्थापना की जाने लगी। In August 1906, National Education Council was established. In August 1906, National Education Council की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज फाउंड किया गया, अरबिंदो घोष उसके प्रिंसिपल बने। बंगाल नेशनल कॉलेज फाउंड किया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई विद अरबिंदो घोष एट इट्स प्रिंसिपल। और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री स्टैब्लिश की। बंगाल केमिकल फैक्ट्री आचार्य पीसी रे ने स्टार्ट की। स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम अपन विदेशी का बाइकॉट कर रहे थे और स्वदेशी को अपना रहे थे। मच एम्फेसिस वाज गिवन टू द आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस, जिसमें एक इंडिविजुअल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करना था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेल्फ स्ट्रेंथ डेवलप करनी थी कि वो विदेशी का बहिष्कार कर सके और स्वदेशी को अपना सके। तो इसी आत्मशक्ति के कंपोनेंट के अंतर्गत, सेल्फ रिलायंस के कंपोनेंट के अंतर्गत नेशनलिस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस स्थापित की जाने लगी। नेशनल एजुकेशन काउंसिल सेटअप की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, अरबिंदो घोष इसके प्रिंसिपल बने। आचार्य पीसी रे ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। इसके साथ साथ बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड मैच, साबुन बनाने के कारखाने, माचिस बनाने के कारखाने, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स की भी स्थापना की गई। तो ये था प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट।
आगे और चलते हैं। अभी तो जो प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का इंपॉर्टेंट मार्क्ड जो इन्फ्लुएंस था वो कल्चर स्फीयर में भी देखने को मिलता है। स्वदेशी का जो मार्क्ड इन्फ्लुएंस हमें कल्चर स्फीयर में भी देखने को मिलता है। किस तरह से देखिएगा, कौन कौन प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय अमर सोनार बांग्ला को कंपोज किया, जिसने बाद में जिसने की बाद में स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन बांग्लादेश को इंस्पायर किया। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला का कंपाइलेशन किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठाकुर मार झूली, ग्रैंड मदर्स टेल्स, दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार ने कंपोज किया कलेक्शन ऑफ द इंडियन फेरी टेल्स नोन एज ठाकुर मार झूली। ठाकुर मार झूली का कंपाइलेशन, ठाकुर मार झूली क्या थी? इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ इंडियन फेरी टेल्स और ग्रैंड मदर्स टेल्स, दादी माँ की कहानियों की एक संग्रह था, दादी माँ की कहानियों का एक संग्रह जिसे ठाकुर मार झूली के नाम से जाना गया। और इसका कंपाइलेशन इंडियन फेरी टेल्स थी ये, और इनका कंपाइलेशन किसने किया? दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार। इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स के हिसाब से। तो दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार ने एक कंपाइलेशन किया इंडियन फेरी टेल्स का, ग्रैंड मदर्स टेल्स का, दादी माँ की कहानियों का, जिसे ठाकुर मार झूली के नाम से जाना गया, और ये मासेस के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई इंडियन सेंटिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर एक बड़े इंपॉर्टेंट पेंटर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश जो थीम्स थी उनको पेंट करना बंद कर दिया और प्योर इंडिजिनस थीम्स को पेंट करना शुरू कर दिया, स्वदेशी पेंटिंग्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने यूरोपियन थीम्स को तो अबेंडन कर दिया, यूरोपियन थीम्स को त्याग दिया, और अब वो मुगल एवं राजपूत थीम्स को प्रमोट करने लगे, प्योर इंडिजिनस थीम्स को प्रमोट करने का काम किया अपनी पेंटिंग्स में। ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने स्वदेशी पेंटिंग्स को प्रमोट करने का काम किया। ठीक है, यहां पर एक देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वाज फाउंड इन 1907। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वाज फाउंड इन 1907। उसका काम क्या था? टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द कल्चरल पर्सनैलिटीज। कल्चरल पर्सनैलिटीज जो भी थी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का फॉर्मेशन किया गया। और नंदलाल बोस जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सोसाइटी से स्कॉलरशिप प्राप्त की। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट का प्रोग्राम था वो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा, यहां पर हम देखेंगे कि 1905 तक स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। 1905 तक, जो 1905-1906 के मिड तक स्वदेशी मूवमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ मॉडरेट्स। अब 1905 के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो होगा वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में होगा। देखते हैं किस तरह से। तो पहले मैं अब एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथियों के युग की शुरुआत होती है 1905 में ही, जो कि 1917 तक चलती है। प्रोमिनेंट लीडर्स देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। जो प्रोमिनेंट लीडर्स आप लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। इनकी क्या विचारधारा थी स्वदेशी मूवमेंट को लेकर वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्रिस्प किस तरह से स्वदेशी मूवमेंट में आता है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। किस तरह से इन लीडर्स का उदय होता है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं स्वदेशी मूवमेंट में। देखिए क्या हुआ, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट अपन देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो बनारस सेशन हुआ 1905 का, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, उसमें सपोर्ट कर दिया था स्वदेशी मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को समर्थन दे दिया था। लेकिन अब डिफरेंसेस बिगिन टू डेवलप, मतभेद डेवलप होना शुरू हो गए। किसके बीच में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस समय गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में डिफरेंसेस डेवलप होना स्टार्ट हो गए, मतभेद ग्रो होना स्टार्ट हो गए, मतभेदों का विकास होना शुरू हो गया। और मतभेद किस वजह से? केवल कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट को लेकर, दो चीजों को लेकर यह मतभेद हुआ, कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। कंटेंट का मतलब क्या था, इसको देखते हैं। कंटेंट का मतलब था कि केवल बाइकॉट ऑफ, मॉडरेट्स चाहते थे कि हम केवल विदेशी वस्तुओं, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लॉथ। समझिएगा, फिर बोल देता हूं,
स्वदेशी मूवमेंट के कंटेंट और एक्सटेंट को लेकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में मतभेद डेवलप होना शुरू हो गए। अब कंटेंट वाले पार्ट को देखते हैं। कंटेंट किस तरह से वर्क कर रहा था। मॉडरेट्स चाहते थे कि जो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का जो प्रोग्राम है उसको अपन केवल बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लॉथ तक ही सीमित रखें। विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक ही सीमित रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम इसको एक फुल फ्लैश्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दें। हम इसको केवल बाइकॉट, केवल विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित ना रखें, इसको एक फुल फ्लैश्ड नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन बना दें, इसको एक फुल फ्लैश्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दें और हम गवर्नमेंट से हर तरीके से नॉन कॉपरेट करना शुरू कर दें, जिसके तहत हम स्कूल्स का, काउंसिल्स का, कोर्ट्स का भी बहिष्कार करें। तो ठीक है, तो कंटेंट क्या था, फिर बोलता हूं कंटेंट के लेकर किस तरह से मतभेद हुए। मॉडरेट्स चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट केवल बहिष्कार तक सीमित रहे, और किसके बहिष्कार तक, केवल विदेशी कपड़े और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रखा जाए स्वदेशी आंदोलन को। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम इसे केवल विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित ना रख के इसको एक फुल फ्लैश्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दें और हर तरीके से हम ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ नॉन कोऑपरेट करें। इसके तहत अपन कॉलेजेस का, स्कूल्स का और इवन काउंसिल्स का भी बहिष्कार करें। तो ये था कंटेंट को लेकर मतभेद। दूसरा एक्सटेंट को लेकर मतभेद। एक्सटेंट को लेकर मतभेद किस तरह से, मॉडरेट्स चाहते थे कि स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को केवल प्रोविंस ऑफ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसको पूरे के पूरे भारत में, ऑल अक्रॉस द इंडिया, हमें शुरू कर देना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट को। यही चीज लिखी हुई है। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू स्प्रेड द मूवमेंट ऑल अक्रॉस द ब्रिटिश इंडिया, व्हाइल मॉडरेट्स वांटेड टू कीप द मूवमेंट कन्फाइंड टू द बंगाल। वो केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि पूरे भारत में फैलाना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट, किसको, स्वदेशी मूवमेंट को। और दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू कन्वर्ट इट from program of just Swadeshi and boycott to a full-fledged political mass struggle, including boycott of schools, colleges, courts, etc. ठीक है, तो कंटेंट और एक्सटेंट को लेकर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए 1905-1906 में। अब देखिए क्या हुआ। अब 1906 का जो सेशन होता है वो कलकत्ता में ऑर्गेनाइज होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का सेशन दिसंबर 1906 में कलकत्ता में ऑर्गेनाइज होता है। इस सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। चूंकि दादा भाई नौरोजी इक्वली रिस्पेक्टेड थे बाय मॉडरेट्स एज वेल एज द एक्सट्रीमिस्ट, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो भी मतभेद डेवलप हो रहे थे बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, उनको चेक कर लिया गया, दोनों को समझाइश कर ली गई, दोनों की समझाइश कर ली गई और स्वदेशी मूवमेंट को उसी पेस पे चलाने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को समझाइश करके उनके बीच के जो मतभेद थे उनको कहीं ना कहीं चेक कर लिया गया 1906 के कलकत्ता सेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी इक्वली रिस्पेक्टेड थे बाय द मॉडरेट्स एज वेल एज बाय एक्सट्रीमिस्ट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी इस सेशन की, वो थी वर्ड स्वराज। द वर्ड स्वराज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट अंडरलाइंग इट्स मीनिंग। बिना इसका मतलब समझाए पहली बार स्वराज जो वर्ड था उसको मेंशन किया गया, लेकिन इसका मतलब यहां पे समझाया नहीं गया। इसी वजह से स्वराज वर्ड के अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग मतलब निकाले, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए। ठीक है, और ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन कि रिजोल्यूशन ऑन द फॉलोइंग 4 वाज पास्ड। रिजोल्यूशन स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर भी एक रिजोल्यूशन पास किया गया कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस 1906 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो क्या इंपॉर्टेंट इसके वर्ड मैंने बताया, द वर्ड स्वराज वाज फर्स्टली मेंशन, पहली बार वर्ड स्वराज को मेंशन किया गया, लेकिन इसका मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया। मीनिंग को डिफाइन नहीं किया, तो अलग अलग स्कॉलर या अलग अलग लीडर ने इसके अलग अलग अर्थ निकाले, अलग अलग मतलब निकाले। देखते हैं स्वराज वर्ड के अलग अलग मतलब क्या थे। स्वराज जो, अगर तिलक की बात करें, तिलक के लिए स्वराज था प्रशासन के ऊपर भारतीय नियंत्रण, प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण। स्वराज जो था तिलक के हिसाब से, टू तिलक, स्वराज वाज लाइक कंट्रोल ओवर इंडियन कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन।
प्रशासन के ऊपर भारतीय नियंत्रण ही स्वराज का मतलब था। किसके लिए? तिलक के लिए। तिलक ने कहा कि प्रशासन के ऊपर भारत का नियंत्रण, भारतीयों का नियंत्रण होना चाहिए प्रशासन का, लेकिन कहीं भी हमें पूर्णतया ब्रिटिशर्स के साथ अपने संबंधों का विच्छेद नहीं करना है। ब्रिटिश पारामाउंसी में ही कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भारत का नियंत्रण होना चाहिए। यह तिलक के हिसाब से स्वराज था। यह तिलक के हिसाब से, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से स्वराज था। प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, द इंडियन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, और बिना संबंधों का विच्छेद किए ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में बिना संबंधों का विच्छेद किए प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण ही स्वराज था। किसके लिए? तिलक के लिए। अगर बिपिन चंद्रपाल के लिए बात करें तो बिपिन चंद्रपाल के लिए स्वराज वर्ड का मीनिंग था कंप्लीट ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वायत्ता, पूरी की पूरी ऑटोनॉमी मिले, पूर्ण स्वायत्ता, ब्रिटिश पैरामाउंसी को बिल्कुल खत्म कर देना भारत में से, और पूर्ण स्वायत्ता भारत को मिलनी चाहिए। यह था बिपिन चंद्रपाल के हिसाब से स्वराज का मतलब। अगर अरबिंदो घोष की अपन बात करें, अरविंद घोष की बात करें, तो उनके हिसाब से स्वराज का मतलब था पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता ही अरविंद घोष के लिए स्वराज का मतलब था। तो स्वराज के वर्ड को बिना डिफाइन किए पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मेंशन किया गया। चूंकि इसका मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए अलग अलग स्कॉलर ने इसके अलग अलग मतलब निकाले, इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। ठीक है, तो इनिशियली ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वराज का मतलब था एक इंटरनल, आंतरिक स्वायत्ता भारतीयों को मिल जाए, भारतीयों का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर द सुपरमेसी, अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंटशिप ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी और ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही भारतीयों को स्वायत्ता मिल जाए। तो कहीं ना कहीं स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था उस समय लोगों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये चार चीजों के ऊपर रेजोल्यूशन 1906 में पास किया गया कलकत्ता अधिवेशन में: स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, और स्वराज। अब देखिए उस समय क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट वाज गेनिंग स्ट्रेंथ, स्वदेशी मूवमेंट वाज गेनिंग स्ट्रेंथ। तो एक तरफ तो क्या हुआ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। किसको लेकर? कंटेंट और एक्सटेंट को लेकर। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये बंगाल तक कन्फाइंड रहे और इसको केवल अपन विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित रखें इस प्रोग्राम को। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम इस पूरे मूवमेंट को बंगाल के बाहर भी ऑल अक्रॉस इंडिया ले जाएं और इस पूरे स्ट्रगल को अपन केवल बहिष्कार, केवल विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित ना रखें, एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दें। इन दो चीजों को लेकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस हो गए, और एक तो इन डिफरेंसेस की वजह से भी स्वदेशी मूवमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ। हम देखेंगे 1907 में किस तरह से कांग्रेस दो पार्ट्स में टूट जाएगी, अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। और इसके अलावा तो एक तो सूरत स्प्लिट जो होता है 1907 में, सूरत स्प्लिट जो होता है 1907 में, देखिए सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस होता है 1907 में, और सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष। और इसी सेशन में जो मतभेद थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, उनकी वजह से कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस दो पार्ट्स में, दो विंग्स में बाइफरकेट हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। इसी इवेंट को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, इसी इवेंट को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। तो दो प्रोमिनेंट ऐसी इवेंट्स थी जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को अफेक्ट किया। उनमें से एक प्रोमिनेंट इवेंट तो थी सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस फॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। अब मॉडरेट्स अपने हिसाब से काम करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट अफेक्ट हुआ और 1908 में जाकर स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया। और एक और प्रोमिनेंट इवेंट जिसने स्वदेशी मूवमेंट को अफेक्ट किया वो थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में 30 दिसंबर 1906 को, और मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। किस तरह से देखते हैं, क्या क्या कोर्स ऑफ इवेंट्स थे मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे, उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी उसमें ज्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स थे और इसके प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो थे मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो अब आर्चबोल्ड ने इन मुस्लिम स्टूडेंट्स को उकसाना और भड़काना शुरू कर दिया कि हम तो आपको पूर्वी बंगाल दे रहे हैं, एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस इस पार्टीशन का विरोध किए जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके अधिकारों का हनन है। ब्रिटिश अथॉरिटी आपको अधिकार देना चाहती है, आपके लिए एक अलग से प्रांत बनाना चाहती है, और कांग्रेस इस डिमांड के विरुद्ध स्वदेशी मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर उसने, आर्चबोल्ड ने, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उनको भड़काना एवं उकसाना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि आप जाकर लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनसे मिलने को कहा कि आप अपनी डिमांड्स लेके जाइए और उनसे मिलिए। तो इसी इन्फ्लुएंस में आकर जो यूनाइटेड प्रोविंस और अलीगढ़ बेस्ड मुस्लिम एलाइट स्टूडेंट्स थे और मुस्लिम एलाइट ग्रुप्स थे, उन्होंने एक शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज किया। शिमला डेपुटेशन 1 अक्टूबर 1906 को एक शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज किया गया यूपी और यूपी एंड अलीगढ़ बेस्ड एलाइट मुस्लिम्स के द्वारा। एक शिमला डेपुटेशन ऑर्गेनाइज किया गया, किसको? लॉर्ड मिंटो सेकंड को, जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1906 में। ठीक है, शिमला डेपुटेशन कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर 1906 को। और इसमें क्या हुआ? इसमें इन लोगों ने, जो मुस्लिम लोग थे, जो एलाइट मुस्लिम्स थे, उनको लीड किया सर आगा खान ने। एक मुस्लिम डेलीगेशन वाज सेंट, ए मुस्लिम डेलीगेशन went to meet Lord Minto II on 1st of October 1906 and this delegation was led by Sir Aga Khan. तो moral of the story is that क्या हुआ? एक डेलीगेशन यूपी एंड अलीगढ़ बेस्ड मुस्लिम्स, एलाइट मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन, जिसको लीड किया सर आगा खान ने, ये शिमला में लॉर्ड मिंटो सेकंड से जाकर मिला। इसी इवेंट को शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। और वहां पर उन्होंने बातचीत की लॉर्ड मिंटो सेकंड से, जो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के। उन्होंने वहां पर एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, एक पृथक निर्वाचन की डिमांड की मुस्लिम्स के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम्स का प्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। ये दो डिमांड्स उन्होंने रखी। लॉर्ड मिंटो ने उनको एडवाइस किया एक पार्टी फॉर्म करने के लिए कि आपको सब दिया जाएगा लेकिन आप एक पार्टी तो फॉर्म कीजिए, एक ऐसी पार्टी फॉर्म करिए जो कि कांग्रेस के विरुद्ध लड़ सके। कांग्रेस आज आपके अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक ऐसी पार्टी बनानी है जो कि आपके विचारों को, आपकी मांगों को प्रस्तुत कर सके। तो जाइए आप एक पार्टी बना लीजिए। लॉर्ड मिंटो सेकंड ने इस तरह से एडवाइस किया इन लीडर्स को। तो इसी के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान। नवाब ऑफ ढाका सलीम उल्लाह खान ने इसकी स्थापना की 30 दिसंबर 1906 को। तो इसके फाउंडर बने नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग वकार उल मुल्क को बनाया गया। और 1908 में सर आगा खां वाज मेड द परमानेंट प्रेसिडेंट। सर आगा खां को परमानेंट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग का बना दिया गया। तो फाउंडर थे सलीमुल्लाह खान, वकार उल मुल्क को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। और 1908 में जब इनका सेशन अमृतसर में कन्वीन किया गया, अमृतसर में मुस्लिम लीग का सेशन कन्वीन किया गया 1908 में, वहां पर इसका एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया जो कि सर आगा खां को परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और 1908 के अमृतसर सेशन जो हुआ मुस्लिम लीग का, उसी में ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड का एक रेजोल्यूशन पास किया। समझिएगा क्या था। तो माय डियर, 1906 में दिसंबर 1906 में फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग, अब जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, इन्होंने अपील की मुस्लिम से कि आप अपने आप को स्वदेशी मूवमेंट से अलग कर दीजिए, आप स्वदेशी मूवमेंट को समर्थन देना बंद कर दीजिए।
उन्हीं के इस अपील की वजह से मुस्लिम मासेस ने अपने आप को स्वदेशी मूवमेंट से अलग करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों की यूनिटी जो कि पीक पर थी वो कमजोर हुई। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया और इस अविश्वास क्रिएट हुआ। इसी की वजह से बंगाल में उस समय राइट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो इस इवेंट ने कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट को कमजोर करने का काम किया। तो पहली इवेंट जिसने स्वदेशी मूवमेंट को कमजोर करने का काम किया वो थी फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित की गई बाई नवाब सलीम उल्लाह खान ऑफ ढाका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शिमला डेपुटेशन, जिसमें कि एक डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो से जाकर शिमला में मिलता है अपनी डिमांड्स को लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड्स को लेकर, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की मांग को लेकर। लॉर्ड मिंटो उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं आप अपने राइट्स को, अपनी बात को सुनाने के लिए, अपने राइट्स को प्रमोट करने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। और जो ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आया वो ही मुस्लिम लीग था। तो मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन को एडवर्सली अफेक्ट किया। मुस्लिम मासेस ने अपने आप को स्वदेशी मूवमेंट से दूर कर लिया। इस वजह से मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में एक काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट धीरे धीरे 1908 के मिड तक खत्म हो गया। तो दो प्रोमिनेंट इवेंट्स आपको पूछ ली जाए, और सूरत स्प्लिट अपन पहले ही बात कर चुके हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ, प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे और कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, दो विंग बन जाते हैं कांग्रेस के, मॉडरेट्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग। तो इन दोनों इवेंट्स ने स्वदेशी मूवमेंट को एडवर्सली अफेक्ट किया और फाइनली स्वदेशी मूवमेंट केम टू एन एंड बाय 1908। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी देखेगा, स्वदेशी मूवमेंट के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी रही यहां पर देखेगा। इन्होंने क्या किया, इनकी पॉलिसी जो थी उसका नाम था कैरेट एंड स्टिक, द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड, गाजर और छड़ी की पॉलिसी भी कहा जाता है, गाजर दिखाकर छड़ी से मारना। जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट द स्वदेशी मूवमेंट, उसे अपन कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी के नाम से भी जाना जाते हैं, जानते हैं। यह पॉलिसी एक 3 आयामी पॉलिसी थी, एक 3 आयामी नीति थी, 3 pronged नीति थी, जिसका नाम था, जिसको अपन रिप्रेशन, कंसीलिएशन और सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन रिप्रेशन, कंसीलिएशन और सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी मूवमेंट को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी यूज में ली, उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, गाजर एवं छड़ी की नीति। यह एक 3 आयामी नीति थी। किस तरह से 3 आयामी नीति थी, इसे पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, कंसीलिएशन या सप्रेशन भी कहा जाता है। दमन, सुलह एवं दमन की नीति, दमन, सुलह एवं दमन की नीति। अब किस तरह से, पहले दमन का मतलब था कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका दमन किया जाएगा, इनिशियली हल्के रूप में उनका दमन किया जाएगा, उनके साथ मारपीट की जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। तो हल्के तौर पर एक्सट्रीमिस्ट का, गर्मपंथियों का दमन किया जाएगा। इस दमन का उद्देश्य होगा मॉडरेट्स को डराना, नरमपंथियों को डराना, और फिर नरमपंथियों को कुछ अपीजमेंट किया जाएगा, कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे, कुछ कंसीलिएशंस दिए जाएंगे, सुलह की जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही मॉडरेट्स के दिमाग में डर पैदा होता है, और जैसे ही वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेंगे एक्सट्रीमिस्ट से, गर्मपंथियों से, अब गर्मपंथियों के साथ में ब्रिटिश अथॉरिटी फुल माइट ऑफ स्टेट, पूर्ण बल का प्रयोग करेगी उनको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं ये नीति क्या थी। दमन, सुलह, दमन की नीति। इनिशियली दमन किया जाएगा गर्मपंथियों का, हल्के तौर पर उनका दमन किया जाएगा, उनको डराया जाएगा, और इस दमन का जो उद्देश्य होगा वो नरमपंथियों को डराना होगा। एक बार नरमपंथी डर गए और उन्होंने अपने आप को गर्मपंथियों से अलग कर लिया। अब गर्मपंथियों को पूरे लाठी के जोर से, पूरे स्टेट के शक्ति के साथ कुचल दिया जाएगा, उनका दमन कर दिया जाएगा। इसी नीति को रिप्रेशन, कंसीलिएशन, सप्रेशन की नीति कहा जाता है, दमन, सुलह, दमन की नीति। कैरेट एंड स्टिक की, कैरेट, गाजर, ये कैरेट, स्टिक, गाजर और छड़ी की नीति। स्टिक किसके लिए, गर्मपंथियों के लिए छड़ी, और गाजर किसके लिए, नरमपंथियों के लिए। गाजर का मतलब उनको कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे, उनकी डिमांड्स को मानने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, उनके एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाएगी,
उनको राजी किया जाएगा, नरमपंथियों को राजी किया जाएगा, इनिशियली उनको डराया जाएगा, अब वो अपने आप को गर्मपंथियों से दूर कर लेंगे, डिसोसिएट कर लेंगे, अब उनको तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे और राजी कर दिया जाएगा। ये थी रिप्रेशन, कंसिलिएशन, सप्रेशन की नीति। ये सारा मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। तो इस नीति के तहत जब गर्मपंथियों का दमन किया गया, फुल माइट ऑफ स्टेट के साथ उन्हें कुचला गया, तो लाला लाजपत राय ने क्या किया, जो प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, प्रोमिनेंट गर्मपंथी लीडर थे लाला लाजपत राय, ये ब्रिटेन चले गए 1908 में, ये वापस इंडिया आए 1909 में, और फिर वापस यूएसए चले गए फॉर एक्सटेंडेड स्टे के लिए। तो लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय दमन से प्रभावित होकर कहां चले गए, पहले ब्रिटेन गए, लंदन, लंदन से वापस आए 1909 में, और वापस फिर ये यूएसए चले गए, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूएसए चले गए। तो लाला लाजपत राय ब्रिटेन होते हुए यूएसए चले गए, ऐसा कह सकते हैं। बिपिन चंद्रपाल टेम्पोरली रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। बिपिन चंद्रपाल तो रिटायरमेंट ही ले लिया पॉलिटिक्स से, इन्होंने टेम्पोरली रिटायरमेंट ले लिया बिपिन चंद्रपाल ने पॉलिटिक्स से। अरबिंदो घोष ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स को त्याग दिया, अरबिंदो घोष ने एक्टिव पॉलिटिक्स को त्याग दिया और ये पौंडीचेरी चले गए, जहां पर इन्होंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी को अपना लिया, ठीक है। और 1908 में तिलक को अरेस्ट कर लिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन, राजद्रोह के चार्ज पे, राजद्रोह के ग्राउंड्स के ऊपर इनको 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया तिलक को, और उन्हें मांडली जेल भेज दिया गया 6 साल के लिए। 6 साल के लिए तिलक को मांडली जेल भेज दिया गया था राजद्रोह के ग्राउंड्स के ऊपर, अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। तिलक को ट्राइड किया गया, कन्विक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेडिशन, मतलब राजद्रोह के चार्ज पे, और उन्हें मांडली जेल भेज दिया गया 6 साल का इंप्रिजनमेंट अवार्ड करके। इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट लेफ्ट लीडरलेस एंड डायरेक्शनलेस, स्वदेशी मूवमेंट लीडरलेस और डायरेक्शनलेस रह गया, और इट केम टू एन एंड इन 1908, ये 1908 में खत्म हो गया, ठीक है।